जब शुमाई कुछ भी नहीं बोलता है तो थोड़ा इरिटेट होकर कहती है कि आपको बस सिर्फ इतना ही बोलना था। इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर चाइंग फिर से एक और स्पिरिचुअल स्कॉर्पियन से फाइट कर रही होती है। और ये स्पिरिचुअल स्कॉर्पियन है, ये देखने में और भी ज्यादा भयानक लग रहा होता है। जिसके टेंटिकल्स और जिसके पैर है उन सभी के ऊपर ब्राउन कलर के स्केल्स होते हैं। जैसे ही वो स्पिरिचुअल स्कॉर्पियन चाइंग के ऊपर अटैक करता है वो उसे डॉज करते हुए पीछे हट जाती है और वो हवा में ही एक स्पिरिचुअल स्पीयर समन करती है और उसके जो अटैक होता है उसे रोकने की तैयारी करने लगती है। लेकिन जो स्कॉर्पियन होता है उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो उसका स्पीयर होता है वो बीच में टूट जाता है। और मौका देखते ही जो स्पिरिचुअल स्कॉर्पियन होता है वो उसे नीचे से अपने क्लॉज से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चौयांग होती है वो जोर से चीखने लगती है। जब चौयांग उसके इफेक्ट की वजह से उड़ती हुई पीछे जा ही रही होती है तभी डर से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जो स्कॉर्पियन होता है वो अपने स्टिंग से चौयांग के ऊपर अटैक कर देता है। और उस अटैक को डॉज करने के लिए चौयांग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो कैसे भी करके अपने पैरों में स्पिरिचुअल एनर्जी को इंजेक्ट करके वो हवा में ही जंप कर देती है और जो स्कॉर्पियन का खतरनाक अटैक होता है उससे डॉज कर जाती है। और फिर जो अपना सबसे पावरफुल मूव होता है उससे उस स्कॉर्पियन को एक ही बार में पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो जो स्कॉर्पियन होता है उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, वो आसपास गिर जाते हैं। और तभी चांग आराम से हवा पर लैंड करते हुए जोर जोर से हाँफने लगती है। तभी शुमो होता है वो पीछे से चांग के पास आता है और वो कहता है, हाँ ये काफी ज्यादा बेहतर था। ये सुनते ही जो चांग होती है वो उसे देखने लगती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाती, जो शुमो होता है वो अपने हाथों में एक ग्रीन कलर की लाइट लेता है और उसे शुमो के जो इंजरीज होती हैं उनके ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से वो देखते ही देखते हैं बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये देखकर जो चांग होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है, लेकिन फिर वो शुमो को सैल्यूट करते बोलती है, किंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शुमो होता है वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, जल्दी चलो हमारे पास टाइम नहीं है। तो सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही ज्यादा ब्लैक कलर की गुफा में, जिसमें चारों ओर काफी सारे ब्लैक कलर के क्रिस्टल होते हैं। जब शुमो सामने होता है तो एक तरफ अपनी उंगली करते हुए कहता है, अगर मुझे ढंग से याद है तो ये यहीं पर होना चाहिए। इतना कहते ही वो अपनी उंगली से स्पिरिचुअल एनर्जी को गुफा की एक नॉर्मल से कोने पर मार देता है जहां पर कुछ भी स्पेशल नहीं होता है। और जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो उस दीवार से टकराती है, उसके पीछे एक लकड़ी की तरह दिखने वाला गेट होता है। और जैसे ही शुम उसके सामने जाता है कहता है, जल्दी चलो अब इस गेट की दूसरी तरफ थर्ड लेवल है। इतना कहते ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तो सीन शिफ्ट होता है थर्ड लेवल पर, जहाँ का जो माहौल होता है वो सेकंड लेवल से काफी ज्यादा अलग होता है। वहाँ पर जो ट्रीज होते हैं उनकी पत्तियां बिल्कुल पिंक कलर की होती हैं और वहाँ पर बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही होती है, जिसे सूंघते ही जो चौयांग होती है वो इधर उधर दौड़ने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो सातवें आसमान पर हो। तभी अचानक से सुमो चौयांग का मुंह पे हाथ रखता है और उसे उस हवा को सूंघने से मना कर देता है, जिसकी वजह से चौयांग थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार शुमो ने उसके चेहरे पर हाथ क्यों रख दिया। तभी शुमो उससे कहता है, अपनी सांस को रोको, ये जो स्मेल है ये बहुत ही ज्यादा जहरीली है। इतना कहते ही शुमो चौयांग के चारों तरफ एक स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ बैरियर बना देता है, ताकि चौयांग इस जहरीली हवा को बिल्कुल भी सूंघ ना पाए। और शुमो अपना ही मुंह बंद कर लेता है और फिर धीरे धीरे आगे चलने लगता है। और जैसे चौयांग ये सुनती है जहरीला, वो काफी ज्यादा पैनिक कर जाती है और वो जल्दी से हड़बड़ाकर शुमो के पीछे भागते हुए कहती है, यंग मास्टर यंग मास्टर। और शुमो कुछ देर तक चलने के बाद एक जगह पर आता है, वहां पर बहुत सारे फूल लगे होते हैं और उनमें से एक फूल को उठाता है और इसे ध्यान से देखते हुए कहता है, एक पॉइजन एल्केमिस्ट के लिए हेलोसिनोजेनिक फ्रेग्रेंस जो है एक बहुत ही ज्यादा प्राइसलेस अपॉर्चुनिटी है। वहीं उसके पीछे चौयांग होती है जो बहुत ही ज्यादा सीरियस फेस के साथ खुद को मेच्योर दिखाते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहती है, लेकिन जैसे ही वो मेच्योर बनने की एक्टिंग कर रही होती है तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। और जब शूमो उसके पेट की आवाज सुनता है तो उससे पूछता है, तुम्हें भूख लगी है। तभी जो चौयांग होती है वो अपने पेट की तरफ देखती है और थोड़ा धीरे से हिलाते हुए कहती है, तभी शूमो होता है वो अपने हाथ से एक स्पेशल पोर्टल बनाता है और चौयांग से कहता है, चलो पहले हम लोग फोर्थ लेवल पर चलते हैं, तो हम लोग वहां पहुंच कर आराम से खाना खाकर आराम करेंगे। तो सीन शिफ्ट होता है तीनों सेक्ट लीडर्स पर, जहाँ पर दो बैठकर कल्टीवेट कर रहे होते हैं। जब और जो उनमें से रेड रोब वाला सेक्ट लीडर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम सबके सब बेवकूफ हो, क्या तुम अभी तक कुछ ढूंढ नहीं पाए? हम लोग को यहाँ पर आए हुए लगभग 2 घंटे होने को आए हैं और तुम लोग अभी तक सेकंड लेवल पर जाने का दरवाजा नहीं ढूंढ पाए हो। ये सुनते ही जो उसके सामने रेड रोब पहने हुए सेक्ट के एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं, सेक्ट लीडर यू सीक्रेटल में ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसमें एक दरवाजा ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। और हम लोगों ने अपनी तरफ से जो कुछ भी बन पड़ता था हम लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी हम लोग उसे नहीं ढूंढ पाए। ये सुनते ही जो सेक्ट लीडर होता है वो और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास उस तरीके को इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा हुआ है। ये सुनते ही
जो ब्लू रोब वाला सेक्ट लीडर होता है वो थोड़ा शौक होते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब है डिविनेशन आर्ट का यूज करना? ये सुनते ही जो ग्रीन रोब वाला सेक्ट लीडर होता है वो काफी ज्यादा डरते हुए और अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, नहीं, वो जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करती है। और अगर बात स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करने तक होती तो ठीक था, हम लोग उसे फिर भी अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन वो जो एबिलिटी है वो हमारी जो लाइफ होती है, अगर हमारी लाइफ 100 साल है तो उसमें से 20 साल कम कर देगी, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकता है। तो तुम ऐसा करने से पहले एक बार फिर से सोच लो। ये सुनते ही जो रेड रोब वाला सेक्ट लीडर होता है वो और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो गुस्से से कहता है, मुझे समझाने के लिए अपना वक्त बिल्कुल भी जाया मत करो। और क्या तुम हमारे यहाँ पर आने का मकसद भूल गए हो? और रही बात 10 या 20 साल के लाइफ स्पैन की, तो ये मत भूलो कि इस सीक्रेट पे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसके मुकाबले हमारी जिंदगी के 10 या 20 साल कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही जो दोनों सेक्ट लीडर्स होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं, ये। और जैसे वो जो रेड रोब वाला सेक्ट लीडर होता है उनके इस तरह के कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशंस देखता है, वो जोर जोर से हंसने लगता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है लूरोशिया की तरफ, जो कि एक स्पीयर लेकर एक शेर से लड़ रही होती है। जो शेर होता है वो अपने क्लॉज से लूरोशिया के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स में जो लूरोशिया होती है वो अपने स्पीयर से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है। लेकिन उस जो शेर का अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसका जो स्पीयर होता है वो 3-4 पार्ट्स में कट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो शेर होता है उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उससे भी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज होती हैं। और जैसे उसे इंजरीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी जान की परवाह किए बिना लूरोशिया के ऊपर कूद पड़ता है, जिसकी वजह से जो लूरोशिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन जैसे ही जो शेर होता है लूरोशिया गर्दन पकड़ने वाला होता है, तो जो प्रोटैगनिस्ट लेनी होता है वो साइड से कूद कर लूरोशिया की जान बचा लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ से हटो, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और जैसे शेर ये देखता है कि जो उसका अटैक था वो मिस हो गया है, वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो और जोर से दहाड़ता है और अपने क्लॉज से लिनी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लूरोशिया जो कि लिनी के नीचे दबी हुई होती है, उसका दिमाग अभी बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और वो बगल में जो तलवार पड़ी होती है उसे उठाकर जैसे ही शेर का मुंह लिनी की पीठ को फाड़ खाने वाला होता है, तभी जो लूरोशिया की तलवार होती है वो उस शेर के मुंह से पार हो जाती है, जिसके वजह शेर होता है वो कुछ ही सेकंड्स में वहां से पीछे गिरकर अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर कि शेर में बिल्कुल भी हिलने डुलने की ताकत नहीं बची है, लूरोशिया बहुत लंबी सांस लेती है। लेकिन लूरोशिया के ऊपर जो लेनी होता है वो अपनी सिचुएशन को जरा सा भी समझे बिना लगातार चिल्लाया जा रहा होता है, मैं मरने वाला हूँ, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। लेकिन उसके नीचे जो लूरोशिया होती है वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, तो कब तक मेरे इस तरह से लेटे रहने के प्लान में हो? ये सुनते ही जो लेनी होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो थोड़ा एम्बेरस होते हुए कहता है, नहीं, मैं तो ये बस आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, लूरोशिया लेनी के अखरोटों पर इतनी जोर से लात मारती है कि वो सीधा उड़ते हुए दूर जा गिरता है और वो अपने अखरोटों को पकड़ कर बिल्कुल एक कैटरपिलर की तरह इधर उधर लौटने लगता है। तो जो लूरोशिया होती है वो अपने हाथ झाड़ते वहां से उठ खड़ी होती है और वो उसे तिरछी नजर से देखते हुए कहती है, क्या तुमने दरवाजे का पता लगा लिया? सुनते ही जो लेनी होता है वो अपने अखरोटों को पकड़कर बहुत मुश्किल से खड़ा होता है और अपने बगल में कुछ झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मिस रोशे, द गेट उस तरफ है। तभी लूरोश आगे भागते हुए जाती है और जो लेनी होता है तो बिल्कुल एक कैटरपिलर की तरह अपने अखरोटों को पकड़े उसके पीछे आता है। लूरोश जो कि आगे होती है, जब वो थोड़ा आगे बढ़कर उन झाड़ियों को हटाती है तो काफी ज्यादा अमेज होते हुए कहती है, ओ, ये तो वाकई यहाँ पर है। सीन फिर से शिफ्ट होता है शूमो चोयांग की तरफ, जहाँ पर शूमो चोयांग ने अपने रहने के लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट कर लिया होता है। वहां पर लकड़ी कुछ टेबल चेयर होती हैं जिनपे कुछ बीफ के लेग्स रखे हुए होते हैं और उनमें से एक जो होता है वो आग पर पकने के लिए चला होता है और जो चोयांग होती है खाने का इंतजाम कर रही होती है। उसे खत्म कर लार बहाते हुए जो आग पर चढ़ा हुआ लेग पीस होता है उसकी तरफ भागते हुए कहती है, हे मैं जल्दी से आ रही हूँ, अब मैं तुम्हें एक ही बार में खा जाऊंगी। कितना कहते ही वो उस लेग पीस को आग के ऊपर से उठाती है और बहुत ही relish के साथ उसे खाना शुरू कर देती है। लेकिन फिर वो अचानक से खाते खाते रुक जाती है और वो पीछे शूमो की तरफ मुड़कर देखती है और वो कहती है, हे मास्टर, क्या आपको खाने में कुछ और चाहिए? लेकिन जो शूमो होता है वो अपने ख्यालों में खोया होता है, उसके हाथों में ग्रीन कलर का जेम होता है और वो उसे देखते हुए कुछ सोच में पड़ा हुआ होता है और वो खुद से ही कहता है, ये जेम ये डेफिनेटली वहां पर काम आएगा। जब चौंग ये देखती है कि शूमो ने उसे किसी बात का जवाब नहीं दिया है, तो वो उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और शूमो के हाथ में उस जेड को देखकर कहती है, हे मास्टर, मुझे याद है ये जो जेड का पीस है। लेकिन इतना कहते हुए रुक जाती है। तो फिर वो जो आपने इसे सेकंड फ्लोर में ढूंढा था, है ना? इतना कहते ही चौंग जमीन पर बैठ जाती है और शूमो के बोलने का इंतजार करती है। शूमो ये देखता है तो चौंग को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, बहुत ही ज्यादा रेयर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मिंग जेड है और इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा प्रेशियस स्पिरिचुअल वेपन्स को बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जैसा कि इस जेड का नाम है स्पिरिट ट्रांसफॉर्मिंग जेड, तो ये जो जेड है
कि स्पिरिचुअल वेपन को स्पिरिचुअल ट्रेजर में बदल सकता है। और जब चौयांग ये सब सुनती है तो बिल्कुल एक गांव से आई हुई लड़की की तरह काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने चेहरे पर उंगली करके पूछती है, क्या इतना ज्यादा अमेजिंग है? चौयांग की बात सुनते ही शुमो के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। जो चौयांग होती है वो अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए पूछती है, ये मास्टर, क्या आपने सोचा कि इस इतने ज्यादा प्रेशियस जेड का यूज कैसे करना है? ये सुनते ही शुमो चौयांग को रिप्लाई करते हुए कहता है, हाँ, मेरे पास एक रफ आइडिया है कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सीन फिर से शिफ्ट होता है लुरुओशे की तरफ, जहाँ पर वो हवा में होती है और उसके नीचे वही स्पिरिचुअल स्कॉर्पियन होता है जिससे अभी शुमो चौयांग हरा कर गए होते हैं, और वो लेने के ऊपर अटैक कर रहा होता है। जब लुरुओशे ये देखती है तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक कर देती है और उसे लेने के ऊपर अटैक करने से रोक लेती है। फिर वो एक तलवार निकाल कर सीधा उसके सर के ऊपर फेंक देती है, और वो जो तलवार होती है वो उसके सर के ऊपर से घुसती है और वो सीधा उसके मुंह को फाड़ते हुए नीचे से निकलती है। उसके बाद लुरुओशे आराम से उस स्पिरिचुअल स्कॉर्पियन के सामने उतरती है और अपने बालों को पीछे करते हुए कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि इस सेकंड फ्लोर पर इतने सारे डीमंस होंगे। फिर जो बगल में देखती है तो गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, ए, तुम क्या घूर रहे हो? ये सुनते ही जो प्रोटैगनिस्ट नहीं होता है वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। वो थोड़ा पैनिक करते हुए कहता है, हाँ, नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं देख रहा था। फिर वो लुरोशे के ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है, मिस्टर रोशे, उधर देखिए, वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल लाइट है। ये सुनते ही जो लुरोशे होती है उसका ध्यान भी बढ़ जाता है और वो उसी तरफ देखने लगती है जहां पर लिनी ने इशारा किया था, और वो अपने सर के ऊपर हाथ रखकर ध्यान से देखते हुए कहती है, हाँ, ये तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल लाइट है। क्या ये एक डोर है? ये सुनते ही जो लिनी होता है वो कुछ सोचते हुए कहता है, मेरे ख्याल से वो दरवाजा तो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से या तो एक ट्रेजर होगा या फिर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रेशियस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि अपनी बात खत्म कर पाता, बिल्लू रोशे होती है, वो उसकी बिना पूरी बात सुने ही उसकी तरफ भागना शुरू कर देती है और भागते हुए कहती है, मेरे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से मेरे पीछे आओ। ये सुनते ही लेनी कहता है, मिस, धीरे से, मैं भी आ रहा हूँ। सीन फिर से शिफ्ट होता है शोयांग और शूमो के सामने, जहाँ पर वो दोनों ही आग के सामने बैठे होते हैं और कल्टीवेट कर रहे होते हैं। तभी अचानक से शोयांग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसके चेहरे पे बहुत सारी पसीने की बूंदें आ जाती हैं और वो अचानक से खून की उल्टी कर देती है और वो कहती है, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, लेकिन लेकिन मुझे ये करना होगा, अपने लिए नहीं, अपनी यंग मास्टर के लिए। मैं कुछ भी करके एक मास्टर को दुखी नहीं कर सकती। उन्होंने मुझ पर इतना ज़्यादा विश्वास किया है और मैं उनके विश्वास पर पूरी तरीके से खरा उतरने की कोशिश करूंगी। इतना कहते ही वो इतना दर्द होने के बावजूद फिर से कल्टीवेट करने बैठ जाती है, और जो आसपास की हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो आकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती है और वो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी में एंटर करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शुमो, जो कि उसके बगल में बैठा हुआ होता है, जो वो ये देखता है तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो खुद से ही कहता है, इस ब्रिज का कल्टीवेशन के लिए टैलेंट वाकई में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। कोई शक नहीं कि वो पिछली लाइफ में इतनी ज्यादा पावरफुल बन गई थी। इतने ज्यादा दर्द होने के बाद भी इसने कल्टीवेट करना नहीं छोड़ा, लेकिन इस बार तो ये एनलाइटमेंट के स्टेट में एंटर हो गई है। ये वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं दूसरी तरफ जो चौयांग होती है उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें जा रही होती हैं, लेकिन जो उसके आसपास की इस स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो और भी ज्यादा गाढ़ी होती जा रही होती है। ये देखकर शुमो होता है वो चौयांग के पीछे आ जाता है और अपने हाथों से चौयांग के चारों ओर एक ग्रीन कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करते हुए कहता है, ऐसा टेम्परामेंट और इतना ज्यादा भयानक कल्टीवेशन टैलेंट ही मेरा डिसाइपल कहलाने के लायक हो सकता है। 2 घंटे होने को आया और ये सब के सब पता नहीं कहाँ मर गया। अभी तक सीक्रेट रैम के डोर के बारे में कोई भी न्यूज नहीं है। ये सब के सब नाकार और निकम्मे हो गए हैं। रेड रूब वाले सेक्ट लीडर की बात सुनते ही जो ब्लू रूब वाला सेक्ट लीडर होता है वो भी उठ खड़ा होता है और गुस्से से अपनी मुट्ठी बीचते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब के सब सेक्ट डिसाइपल्स हैं, एक नंबर के नाकार और निकम्मे हो गए हैं। इनसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। और अब इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें ना चाहते हुए भी उस सीक्रेट टेक्निक का यूज करना ही पड़ेगा। उनकी बात सुनते ही जो ग्रीन रोब वाला सेक्ट लीडर होता है वो भी उठ खड़ा होता है और अपनी थ्योरी को उनके सामने रखते हुए कहता है, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो अगर हम तीनों लोग मिलकर इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं तो हम तीनों को अपनी लाइफ के 10-10 साल गंवाने पड़ेंगे। ये सुनते ही जो रेड रोब वाला सेक्ट लीडर होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहता है, क्या 10 साल? ये तो बहुत ही ज्यादा है। रेड रोब वाले सेक्ट लीडर की बात सुनते ही ग्रीन रोब वाला सेक्ट लीडर ये बात को आगे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए, ये जो जगह है एक सीक्रेट रेल में, और यहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज हैं बाहर से बहुत ही ज्यादा बड़ी हैं, इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा बड़ी है। ये सुनते ही जो ब्लू रोब वाला सेक्ट लीडर होता है वो अपनी दोनों उंगलियों को आपस में जोड़ता है और उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी को इंजेक्ट करते हुए कहता है, बस बहुत हो गया,
हमें और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इसे जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और भी ज़्यादा कम होती जाएंगी। ये सुनते ही जो ग्रीन रोब वाला सेक्ट लीडर होता है वो भी बैठ कर उसी रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है। उन दोनों को उस रिचुअल को परफॉर्म करते हुए देखकर जो रेड रोब वाला सेक्ट लीडर होता है ना चाहते हुए भी बेमन से कहता है ठीक है ठीक है, और इतना बोलते ही वो भी उस रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है। जैसे ही वो तीनों आपस में बैठकर उस रिचुअल को परफॉर्म करता है उनके सामने गोल्डन रोशनी से बना हुआ एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें उसे पहाड़ी के बीच में बहुत सारी घासें दिखाई देती हैं। ये देखकर जो उनमें से रेड रोब वाला सेक्ट लीडर होता है वो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि इतनी ज्यादा खुफिया जगह, कोई डाउट नहीं कि हमारे जितने भी डिसाइपल्स हैं वो अभी तक इस जगह को ढूंढ नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं, अब जब हम लोगों ने सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर ही लिया है तो हमें जल्द से जल्द अपने डिसाइपल्स को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए और हमें बहुत जल्द से जल्द सेकंड लेवल में एंटर करने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सीन शिफ्ट होता है शुमो और चायंग की तरफ। जैसे ही चायंग की बॉडी का दर्द थोड़ा कम होता है वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और जब वो आसपास की चीजों को सेंस करती है तो उसे रियलाइज होता है कि शुमो उसके पीछे बैठकर उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट कर रहा है और उसकी बॉडी को और भी ज्यादा इंजर्ड होने से बचा रहा है। ये देखते ही जो चायंग होती है वो काफी ज्यादा टच्ड फील करती है और अपने मन ही मन कहती है क्या एक मास्टर मुझे उतनी देर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जैसे वो ये सब सोचती है उसके जो इमोशंस होते हैं वो उन पर कंट्रोल नहीं कर पाती है, पर वो शुमो के चेहरे पे एकदम पास आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो और भी आगे बढ़ने वाली होती है अचानक से शुमो आंखें खुल जाती हैं और वो थोड़ा शॉक होते हुए पूछता है क्या तुम जाग गई। जैसे ही चायंग को रियलाइज होता है कि शुमो ने अपने आंखें खोल ली हैं वो बिल्कुल एक घबराए हुए खरगोश की तरफ पीछे हटती है और वो थोड़ा खड़खड़ाते हुए कहती है हाँ हाँ ये मास्टर मैं उठ गई। चायंग की बात सुनते ही शुम उठ कर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है हमारे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द फिफ्थ फ्लोर में एंटर करने की तैयारी करनी चाहिए। ये सुनते ही जो चायंग होती है वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो चलते हुए कहती है जी यंग मास्टर। लेकिन इससे पहले कि वो लोग एक कदम आगे बढ़ा पाते चायंग का पेट अचानक से गुड़गुड़ की आवाज करने लगता है और जब शुमो पलट कर उसे देखता है तो चायंग बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लू रोशे और लिनी की तरफ, जहाँ पर लू रोशे काफी ज्यादा घबराहट के साथ अपनी एक आंख से किसी चीज का जायजा ले रही होती है। जब अचानक से पीछे हटती है तो हमें दिखाई पड़ता है कि लेनी और चायंग एक पत्थर के पीछे छुपे हुए हैं और उनके सामने एक काफी बड़ा सा डेजर्ट है और उसमें पत्थर के बने हुए स्लैब्स खड़े हुए हैं जिनके बीच में एक पत्थर से बना हुआ गेट है और उसी पत्थर के गेट के अंदर एक ग्रीन कलर का ड्रैगन लेटा हुआ होता है। और उसकी प्रेजेंस को सेंस करते ही दुर्वशा थोड़ा नर्वस होते हुए कहती है यहाँ पर डेजर्ट ड्रैगन लिजार्ड कैसे हो सकता है। लेकिन फिर अचानक से दुर्वशा कुछ सोचने लगती है तभी उसे याद आता है कि उसकी पिछली लाइफ में शुमो ने उसे कहा था दुर्वशा डेजर्ट ड्रैगन लिजर्ड एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल और रेयर डीमन बीस्ट है। जैसे ही लुरोशे को शुमो की बातें याद आती हैं उसकी आंखें शुमो के लिए नफरत से पूरी तरीके से भर जाती हैं और वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है ये सब शुमो को क्या धरा है, उसने यहाँ की भी अपॉर्चुनिटी चुरा ली। जैसे ही लिनी लुरोशे के मूड में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन सेंस करता है वो उसे कोहनी मारते हुए कहता है मिस रोशे क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या। उसे कोहनी की टक्कर की वजह से लुरोशे फिर से अपने सेंस में आती है और उस ड्रैगन के पीछे मौजूद केव की तरफ इशारा करते हुए कहती है इस ड्रैगन के पीछे जो केव है उसमें स्पिरिट ट्रांसफॉर्मिंग जेड है। ये सुनते ही लेनी काफी ज्यादा हैरान होते हुए पूछता है हाँ मिस रोशे लेकिन आपको ये सब कैसे पता। ये सुनते ही रोशे और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और उसे डांटते हुए कहती है ये फालतू की बकवास करना बंद करो और ये सोचो कि हम लोग इस ड्रैगन से बचकर उस केव के अंदर कैसे जाएंगे। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करती है लेनी काफी ज्यादा शॉक होते हुए उसे एक डायरेक्शन में इशारा करता है तो रोशे भी सबकॉन्शियसली उस तरफ देखते हुए पूछती है वो क्या है।